वैसे तो बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों से मौसम सुहाना बना हुआ है, पर वहीं अगर चुनावी पारी की हम लोग बात करें या राजनीतिक पारी की हम लोग बात करें तो पारा उछाल पर है, क्योंकि सियासी बिगुल चुनावी बिगुल बच चुका है और शहरी और ग्रामीण निकायों के चुनाव जल्दी होने वाले हैं। अब इसी को लेकर के एक खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं हिंदू सिंह तामलोर जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। देखिए, आज जब हम जिक्र करते हैं गांव की सरकार का, तो आपका जो पंचायत क्षेत्र है अपने आप में एक बहुत विशेष क्षेत्र कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि सरहदी क्षेत्र है और वहां पर एक विभिन्न अलग समस्याएं भी हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहने वाला है कि आपने वहां पर एक लंबा कार्यकाल अपना बिताया है और आप भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो 12 साल का आपका ये लंबा कार्यकाल, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं इस कार्यकाल को, मैं 22 साल की उम्र में पहली बार सरपंच बन गया था और अभी कंटिन्यू मैं 12 साल से तामलोर गांव का सरपंच हूं और मैंने इस पंचायती राज में खूब सारा काम किया मेरे गांव के लिए। जिनके परिवार के लिए छत नीति हमने उसके लिए कई प्रकार के मकान से लेकर हर तरीके की उनकी सुविधा उपलब्ध करवाई। हमारा पूरा गाँव स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF हो रखा है। मैं किसी प्रकार से ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हमारे वहाँ शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है। और कई सारे पंचायती राज में, क्योंकि भारत की जो ग्रामीण आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, तो जब गाँव में विकास होगा तो अपने आप ही एक देश का विकास होगा। उस तर्ज पर हमने काम किया मैडम। बिल्कुल। और सर, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे 12 साल का आपका कार्यकाल रहा, तो जब आपने चुनाव लड़ा था, किस सोच के साथ आपने चुनाव लड़ा कि हाँ, अगर मैं जीतता हूँ, सरपंच बनता हूँ, तो मैं अपने गांव में, अपने क्षेत्र में ये परिवर्तन करूंगा? क्या क्या वादे आपने जनता से किए? मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, अगर आप आगे चुनाव आ रहे हैं उसमें पहले तो ध्यान रखें कि आप किसी भी सरपंच उम्मीदवार को बना रहे हो तो कम से कम एजुकेटेड व्यक्ति होना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा उसके पास नहीं होगी तो वो उन योजनाओं का जो फ़ायदा है, उन योजनाओं का लाभ है, उन आम जन आम गरीब तक पहुंचा नहीं पाएगा। मैं जब फर्स्ट बार गया तो मेरे लिए पहली बार वो था, क्योंकि उस टाइम भाजपा सरकार थी, उन्होंने 8वीं पास का एक नियम था कि 8वीं पास होगा उसी को सरपंच उम्मीदवार लड़ाया जाएगा। उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ राजस्थान के लिए। बहुत ही शानदार एजुकेटेड लोग इस क्षेत्र में आए। मैं उस टाइम में BA फाइनल कर रहा था, उस टाइम मुझे प्रथम बार सरपंच बनने का मौका मिला, तो मेरे लिए वो नई चीज़ थी। उस टाइम जो मैंने लोगों से वादे किए थे, तो मैंने पिछले 5 साल में जब मैं फर्स्ट बार सरपंच रहा, वो मैंने उसी समय जो उनके लोगों के वादे थे वो पूरे किए। उसके बाद मुझे सेकंड बार लोगों ने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे गांव में फिर मुझे सरपंच बनाया। तो उनके जो दूसरी अपडेट जो कार्य थे, जैसे इंटरलॉकिंग निर्माण, हमने पूरे कोई गांव की गली नहीं है जिसमें हमने इंटरलॉक सड़क नहीं बनाई हो। हमने लोगों के लिए एजुकेशन क्षेत्र में भी 12वीं स्कूल से लेकर उसमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष वगैरह जो ऐसे थे, स्टेडियम का निर्माण हो, इस तरीके से भी हमने काम किया। फिर हमने इस कार्यकाल में एक बहुत अच्छा ये रहा कि जो केंद्र सरकार की योजना थी जो जल के लिए थी, तो उसमें हमारे गांव में हर घर में नल का जो हमने ये काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर जो हमने वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम किया, मेरे लिए जीवन में और उस गांव के लिए भी एक अपने आप बड़ी उपलब्धि थी। और हर गांव में आज के समय पानी की नल लग गया है। इससे लोगों को, आमजन को बहुत फ़ायदा हुआ। नहीं तो हर परिवार के लिए एक महीने में 4000 से 5000 रुपये पानी का खर्च बैठ जाता था, क्योंकि गांव के लोग पशुधन पे काफ़ी डिपेंड रहते हैं। तो पानी की बहुत भयंकर समस्या थी। बॉर्डर के गाँव में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की बहुत समस्या है। हमने उस पानी के लिए जो काम किया, मुझे अपने आप में एक सुकून मिलता है कि मैंने एक अच्छा काम किया। और इस काम के लिए हमारे आदरणीय महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सर पधारे, उन्होंने भी उस कार्य को, केंद्र सरकार की योजना को सराहा कि बहुत ही अच्छा 1000 किलोमीटर से पानी यहाँ आ रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इस योजना को ये जो केंद्र सरकार की योजना है, बहुत अच्छी योजना थी जिससे आम जन को बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आपने कहा कि हर घर हमने नल लगवाया, तो क्या हर घर जल भी पहुंचा? क्योंकि कई ग्रामीणों क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो ये समस्या सबसे बड़ी, लोग कहते हैं नल तो लग गए पर जल नहीं पहुंचा। लेकिन मैं मेरे गांव की अगर बताऊं तो वास्तव में 99% लोगों के घरों में पानी पहुंच रहा है और लोगों के व्यवस्थित तरीके से, जो जितना हमारे को चाहिए पानी और बहुत व्यवस्थित तरीका से चल रहा है।
और कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है अभी तो। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि ये काम तो पूरे हो गए, कुछ ऐसे काम भी होंगे जो अधूरे रह गए होंगे, तमाम अड़चने कहीं आती है, तो कौन कौन से काम है जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं नहीं करवा पाया? मैं एक गांव में जीएसएस का निर्माण करवाना चाहता हूं, जिससे क्या है बिजली की जो समस्या है, क्योंकि गांव बहुत बड़ा है, तो मैं चाहता हूं एक हमारे गांव में जीएसएस का निर्माण हो। एक मैं बहुत बड़ा स्टेडियम बनाना चाहता हूं मेरे गांव में, एक बहुत बड़ा पार्क बनाना चाहता हूं मैं, और एक मैं दूध डेयरी खोलना मेरा एक सपना है, जिससे आमजन और गरीब परिवारों के लिए वो एक काम है। इसलिए मैंने अभी आदरणीय माननीय राज्यपाल जी और सीएम साहब को भी मैंने ज्ञापन दिया कि हमारे गांव में 2-4 बहुत बड़े काम हैं, इनको आप करें। और एक मैं मेरे गांव में ट्रेन रुक जाए या रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाए, क्योंकि हमारे गांव के पास से ट्रेन गुजरती है। अंग्रेजों के समय हमारे वहाँ प्लेटफॉर्म था, लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है। मेरा एक बड़ा सपना है कि मेरे गांव में एक ट्रेन रुके वहाँ, और वहाँ से लोग, क्योंकि वहाँ 10 चौकी है बीएसएफ की हमारे गांव से 4-5 किलोमीटर दूर, तो वो बीएसएफ के लिए भी एक बढ़िया सुविधा हो जाए। तो उनको क्या गडरा जाना पड़ता है, उससे बेहतर है कि हमारे गांव में ट्रेन रुक जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर, या कहें कि जो अगले कार्यकाल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बड़ा फोकस आपका ये रहेगा? ये 4-5 काम हमारे बड़े मुद्दे रहेंगे, और हम उस मुद्दों को लेकर गाँव के बीच जाएंगे कि भाई हम, अगर आप हमारे पर आगे भविष्य में भरोसा जताओगे तो हम इन कामों को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ आरोप भी आप पर इस तरीके से लगते हैं कि कई काम ऐसे हैं जो समय पर पूरे नहीं हुए, जो तय समय था उस पाबंदी के तहत नहीं हुए, तो उनको लेकर आपका क्या? हाँ, उसमें एक्चुअली पिछली बार क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अकॉर्डिंग एक थी नहीं, इस बार क्या डबल इंजन की सरकार है, तो थोड़ा बजट का इश्यू रहता है। क्योंकि ऐसी हमारे जो पंचायती राज में 80% योजना है वो केंद्र सरकार से संचालित होती है। जैसे यहाँ महात्मा गांधी नरेगा योजना है, तो सबसे बड़ी योजना पंचायती राज के लिए वही थी जो जीवनदायिनी साबित हुई बाड़मेर जैसलमेर के लिए। जो टांका निर्माण से लेकर ग्रेवल सड़कों से लेकर ऐसे कई काम थे जो बाड़मेर जैसलमेर के लिए नरेगा योजना के तहत जो काम हुए, अपने आप में एक बहुत, इस बाड़मेर के जो ये इलाका था, मलानी इलाका था, इसमें काफ़ी चेंजिंग हुआ हो सड़क बनने से, और टांके वगैरह ऐसे कई काम हुए। तो थोड़ा इश्यू रहता है, 1 साल 2 साल बाद उन फर्मों को बजट जाता है जो फर्म पंचायतों में काम करती है, तो ये थोड़ा इश्यू रहता है, जिस वजह से थोड़े काम डिले हो जाते हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि समय पर काम करवाएं, उस अवधि में पूरा करवाने की कोशिश भी की। विभागों से मिलने वाले लेट भुगतान की वजह से सरपंचों पर कितना अतिरिक्त भार आ जाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि सरपंच काम नहीं करवा पा रहे, सरपंच काम नहीं कर रहे हैं, जबकि कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है कि काम चल रहा है नरेगा का, पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। अब आज के समय क्या है, पंचायती राज में पूरी एक टेंडर प्रणाली हो गई है, जिसका जो 6 लाख से जितने भी बड़े काम है वो एक टेंडर से ही सब पूरे पंचायती राज में होते हैं, एकदम फेयरनेस तरीके से काम हो रहे हैं। तो वो ठेकेदार अब 1 करोड़ रुपए जैसे बजट गांव में लगा दिया, उसका 2 साल पैसा आ नहीं पाता है, इस वजह से बहुत नुकसान होता है, गांव के लोगों का भी विकास भी ठप पड़ता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, अभी जो जी राम जी शुरू हुआ उसमें ये एक नया चेंज करके आई है कि 2-3 महीने के अंदर उन फर्मों का भुगतान कर दिया जाएगा। मुझे लगता है उसमें काफ़ी सुधार आएगा, विकास कार्यों को गति मिलेगी और लोगों को भी फायदा होगा उससे। बिल्कुल। ये जी राम जी को लेकर आपका क्या व्यू है, क्योंकि सब सरपंचों का अलग अलग तर्क है इसको लेकर के? हाँ, मुझे लगता था समय के साथ अपडेट होना चाहिए, कोई भी चीज़ हो उसमें समय अनुसार उसमें बदलाव कराना जाना आवश्यक है। जिस तरीके से नोकिया मोबाइल का अपडेटेशन नहीं हुआ, मार्केट में वो गायब हो गया, तो इस तरीके से अपडेट होना ज़रूरी है। अब जैसे जो नरेगा में पहले काम होते थे, तो मुझे लगता है कि पक्के निर्माण होने चाहिए, जिससे क्या है कि वो समय, उन कामों की जो उम्र है, उन कामों का जो एक टाइम पीरियड है वो लंबा चले उसमें। नहीं तो क्या है कि अब कच्चा काम होते थे, मिट्टी इधर की उधर डालना, उससे पैसा भी वेस्ट जाता था और आमजन को भी नुकसान होता है। इससे बेहतर है कि ऐसे काम हो जो बिल्कुल ग्राउंड पे दिखे, तो ऐसे काम नजर आने चाहिए। तो उसमें काफ़ी जी राम जी मुझे लगता है काफ़ी सुधार किए गए हैं। वो अपने आने वाले टाइम में वो योजना जब धरातल पर उतरेगी, मुझे लगता है वो अपने आप में एक बढ़िया साबित होगी। आपसे ये भी जानना चाहूंगी मैं, आपका जो क्षेत्र है पूरा वो सीमावर्ती क्षेत्र है, तो वहाँ की क्या विशेष समस्याएं हैं जिन पर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, या सीमावर्ती क्षेत्रों को और सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कुछ कार्य करना चाहिए? मैं इस 10 साल इस केंद्र सरकार ने जो काम किया, जैसे भारतमाला योजना के तहत हाईवे सड़क बना, ये जो बॉर्डर के गाँवों के लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप हमारे यहाँ गांव से, यहाँ से हमारा 90 किलोमीटर 1 घंटे में भारतमाला रोड से वहाँ पहुँच सकते हैं। पहले सिंगल सड़क होती थी, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी बॉर्डर इलाके में, क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी।
उसके बाद रेलवे में जिस तरीके से काम हुआ, रेलवे के हर गांव में पुल निर्माण हो गया, इससे आमजन को बहुत फ़ायदा हुआ। अभी केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज योजना करके बॉर्डर इलाके में लेके आई है, जो हर रेवेन्यू विलेज में, हमारे यहाँ लगभग 36 रेवेन्यू विलेज सेलेक्ट हुए बाड़मेर ज़िले में, उसमें 108 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उसमें अलॉट किया है, पैसे अब आने वाले हैं। उसमें दूर संचार से लेकर हर तरीके के काम है, जिम से लेकर स्कूल के भवन से लेकर और सेना के लिए भी उसमें काम लिए गए हैं। तो अपने आप में ये वाइब्रेंट विलेज है, उन गाँवों का पूरा एक नक्शा ही चेंज कर देगी। 3 करोड़ एक साल का पैसा आएगा तो उसमें सड़कों से लेके हर क्षेत्र में अपने आप में एक उन गाँवों का भूगोल बदल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद CPWD भी हाईवे के पास में सड़क का निर्माण कर रही है बॉर्डर पे, वो भी अपने आप में सेना के लिए बहुत सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और उनसे जो बॉर्डर के गांव है वो कनेक्ट होंगे, उससे जो बॉर्डर का इलाका है वो बहुत मजबूत हो जाएगा सामरिक दृष्टिकोण से। तो बॉर्डर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और केंद्र सरकार इस पे पूरा ध्यान दे रही है। और उनका एक जो बॉर्डर के विलेज है उन पे पूरा इम्पोर्टेंट पर रखा गया है। कुछ ऐसी प्राथमिकताएं जिनकी और आप सरकार का, प्रशासन का ध्यान इंगित करना चाहें कि हाँ, इन बिंदुओं पर भी ध्यान होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि बॉर्डर इलाके में CID, IB, RO, इनकी जो चौकी है, इनकी जो तैनाती है उनको बढ़ाया जाना चाहिए। आने वाले समय में जिस तरीके से बॉर्डर पे ड्रोन का भी आपने कई बार देखा होगा, जिस तरीके से पंजाब में उधर ड्रोन के माध्यम से एक तस्करी का ये अपने आप में बहुत जो एक नशे के खिलाफ जो मुहिम चला रखी है राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, इसको बढ़ावा नहीं मिले, इसके लिए केंद्र सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए जिससे ये नशा जो है, जो पाकिस्तान इधर हिंदुस्तान में भेजता है, इस पर रोक लगे। और दूसरा हमारा ये महत्वपूर्ण रहेगा कि पानी के क्षेत्र में हमारे गांव में तो पहुंच गया, लेकिन जो बॉर्डर के और इलाके हैं वहाँ भी सही तरीके से पानी का बहुत समस्या रहती है। और हर गांव में जो बॉर्डर इलाका जो पशुओं पे ज़्यादा है, तो दूध डेयरी हर गांव में खुलनी चाहिए, मेरा ये मानना है, जिससे वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा और जिससे जो युवा जो नशे के जो छोटे लालच की वजह से में आ जाते हैं उनमें भी अंकुश लगेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मुझे लगता है इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके इन 12 साल के कार्यकाल में ऐसा कौन सा काम है जिसको लेकर के आप हमेशा गौरवान्वित महसूस करते हैं? मैंने मेरे गांव में 1971 में जो एक नाडी बनी हुई है, जो हमारे को आर्मी ने उस टाइम सेना का सहयोग देने के लिए हमारे गाँव को उस टाइम आर्मी द्वारा बनाई गई थी। मैंने उसका बहुत अच्छे से मतलब उसका निर्माण और चीज़ें की, जिससे हमारे गांव में 8 से 9 महीना पानी, वो मीठा पानी भी रहता है, जिससे पशुधन के लिए वो एक बढ़िया वो एक है नाडी वहाँ। तो वहाँ भी हमने काम किया, हमने कंप्यूटर कक्ष भी स्कूल में लगवाया, लाइब्रेरी भी बनाई, और भारतमाला योजना से लेकर गाँव तक हमारे गौरवपथ सड़क का भी हमने निर्माण कराया। ऐसे कई सारे काम हैं जो मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे काम किए हुआ। ऐसा कोई काम जिसको लेकर आप पर आरोप भी लगे हों, राजनीति भी हुई हो, आप आहत भी हुए हों? हाँ, मेरे पे एक ये आरोप लगा कि पानी के क्षेत्र में पूर्व विधायक सर ने हमारे वहाँ गाँव के लोगों पर आरोप लगाया कि जो ST/SC समाज के लोग हैं वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, जनरल और OBC के लोगों के पानी पहुंच रहा है। उससे मुझे आहत हुआ, क्योंकि काले पानी पर इस तरीके की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है वो भी गांव के हमारे परिवार के लोग हैं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। पानी में कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव कौन करता है आज के समय? क्योंकि मैं जैसे सरपंच हूँ तो मेरे पास 40% वोट मुझे मिले होंगे। हमारे 2 कैंडिडेट मेरे सामने और चुनाव लड़े तो उनको भी 60% वोट मिले हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि मैं उनके साथ भेदभाव करूँ या उनका काम नहीं करूं। आज के समय गांव पूरा मेरा है, तो मुझे सभी का काम करना चाहिए। मैं इस ध्येय पे काम करने की सोच रखता हूं। तो इस फैसले को, या कहें कि इस तरीके की राजनीति को, जब लोगों ने इस तरीके से राजनीतिक तराजू में तोला, तो आपको क्या आप मैसेज करना चाहेंगे उन तमाम लोगों तक जिन तक ये बात फैलाई गई, उन तक क्या संदेश आपका? हाँ, तो मुझे यही है कि हर आदमी को 2 पहलू देखना चाहिए। सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए, कोई विपक्ष में भी कोई बात करता है उनकी भी सुननी चाहिए, इसमें कोई दोहराया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उन ग्रामीणों की भी बात को तवज्जो देना चाहिए। जो भाई देखो, पक्ष विपक्ष हर गांव में होता है, नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती है, तो एक तरफा नहीं सुननी चाहिए, 2 तरफ की बात सुननी चाहिए। और मैं युवाओं से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, खाली सोशल मीडिया
में कुछ चीज़ें दिखती है वो वास्तव में कुछ चीज़ें हकीकत नहीं होती है, उसको ग्राउंड लेवल पर धरातल पर चीज़ें थोड़ी अलग होती है। तो उस पर भी युवाओं से मेरा निवेदन रहेगा कि सब चीज़ें सोच विचार कर किसी पर कमेंट्स वगैरह ये चीज़ें होनी चाहिए। युवाओं का जिक्र आपने किया और देखिए आज के दौर में अगर हम देखें तो देश की राजधानी से लेकर के हर गली शहर तक युवाओं का भारी क्रेज देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो युवा शायद राजनीति से अपने आप को अलग मानता था, वो आज राजनीति में एक बड़ी भागीदारी निभा रहा है। अपने भी एक बहुत युवा अवस्था में कह सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी सरपंच को लेकर के हम इमेजिन करते हैं तो लगता है कोई गाँव के बड़े बुजुर्ग होंगे, पर आपने मात्र 22 साल की उम्र में, महज 22 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, जीता और उसके बाद लगातार 12 साल से आप लगातार सरपंच के पद पर है। तो युवाओं की भागीदारी को कैसे देखते हैं? भारत युवाओं का देश है और राजनीति में अच्छे युवा आने चाहिए, जिससे देश के भविष्य में वो उनकी जो एक युवाओं में जो एक ताकत है, ऊर्जा है, उसका उपयोग सही होना चाहिए। और मेरा युवाओं से भी निवेदन रहेगा, क्योंकि आने वाले पंचायती राज चुनाव में, नगरीय चुनाव में उन युवाओं को भाग लेना चाहिए, क्योंकि आप आगे आओगे। राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोगों को राजनीति में आना चाहिए और उसमें कोई भी किसी प्रकार का ऐसा डर नहीं रखना चाहिए कि अब क्या हो जाएगा, हमारे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए पॉलिटिक्स में। आप हिम्मत से, ताकत से लड़िए और आने वाले पंचायती राज में मुझे विश्वास है कि बाड़मेर जैसलमेर ज़िले में और युवा आगे आएंगे, जिससे बाड़मेर जैसलमेर का और विकास होगा, हमारे राजस्थान का विकास होगा और देश का विकास होगा। आप देखिए, सिर्फ सरपंच ही नहीं बने बल्कि बाड़मेर जिला सरपंच संघ के अध्यक्ष भी बन गए। तो इतनी बड़ी बागडोर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जिनको जनता ने चुना उन्होंने आपको चुना। हाँ, हमारे बाड़मेर जिले में पंचायती राज 689 सरपंच है। हमारी जिला परिषद शायद मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में फर्स्ट या सेकंड नंबर की बड़ी जिला परिषद है। जिला परिषद एक धन कुबेर का डिपार्टमेंट है, जहाँ सभी सरकारी योजनाएं हैं। 85% लोगों का काम पंचायती राज में ही पड़ता है। आप छोटे से लेकर जन्म प्रमाण पत्र से लेकर उसके हर छोटे से लेकर बड़ा काम भी पंचायती राज के मार्फत ही होता है। तो एक पंचायती राज भी नहीं, आप प्रधान से लेकर जिला प्रमुख तक मेरा युवाओं से निवेदन है कि आप वहाँ भी अपना भाग्य आजमाएं और अच्छा काम करें, जिससे आने वाले अपने गांव में लोग अपने को याद करें कि भाई सरपंच ने उस समय अच्छा काम किया था। तो मुझे लगता है कि युवाओं को इस पे विचार विमर्श करके और हिम्मत के साथ चुनाव में आना चाहिए आगे। बिल्कुल। और अध्यक्ष बनकर कैसा लगा? हाँ, मैंने 689 सरपंचों का नेतृत्व तो पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। हमने कई से प्रकार के सरपंचों के जो हितों के आंदोलन थे हमने किए और हमने उन बातों को हमारे यूनियन के माध्यम से सरकार से मनाया भी है। ऐसे कई इश्यू थे, हमने सरपंच संघ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार से लड़ भिड़ कर हमारे जो लोगों के हक की लड़ाई थी उस बात को हमने सही मंच पर पहुँचाकर और हमारे काम थे, जो सरपंच संघ के काम थे, हमने उस पर मजबूती के साथ पैरवी की। और मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे भी सरपंच संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला और बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरे सरपंचों को हम साथ लेके चले और इस बात की मुझे हमेशा खुशी रहेगी। पंचायती राज व्यवस्था में आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन होने चाहिए जिससे ये और ज़्यादा सुदृढ़ बन सके? अभी 3-4 साल से कई चीज़ें परिवर्तन हुई है। अब सब चीज़ें ऑनलाइन तर्ज पे काम होते हैं, तो ये बहुत अच्छा हुआ। इससे क्या है कि आदमी पूरी हर चीज़ है आपको इस मोबाइल के माध्यम से, आप सब गाँव का कोई भी डाटा है वो देख सकते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से मुझे लगता है पंचायती राज को पेपरलेस करना चाहिए, सब चीज़ें ऑनलाइन होनी चाहिए, जिससे लोगों में एक जागरूकता आएगी, लोगों का योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा मिल सके और उन योजनाओं को किस प्रकार से उन लोगों और आमजन तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए सरकार को आप जैसे मीडिया के जो चैनल है उनके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे वो हर योजना का लाभ ले सके। नए सरकार के जो कह सकते हैं जो चुनाव होने वाले हैं सरपंचों के और तमाम जो निकाय चुनाव हैं, तो ऐसे में जो सरपंच का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, तो उन तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जनप्रतिनिधि बनने को भी एक सरपंच रह चुके हैं। तो उन्होंने हमारी यहाँ बाड़मेर में मेरे नेतृत्व में हमारी बैठक हुई जिला परिषद में, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि आप अपने आप को कम मत आंकिए, आपके पास चेक पावर है। क्योंकि हम एक सरपंच के पास, एमएलए के पास या सांसद के पास चेक पावर नहीं होता है। ग्राम पंचायत के जो सरपंच होता है उसके पास चेक पावर होता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक इकाई को इतना बड़ा ताकत दे रखी है। और मुझे लगता है कि हमारे जो सीएम साहब है वो पंचायती राज के बारे में बहुत जानकार है। तो वो जो योजना है जो सीएम थार बीडीपी भी चल रही है मुख्यमंत्री जी के नाम से, तो वो
वो उनकी एक सोच थी कि भाई बॉर्डर के इलाकों में कैसे काम किया जाए। तो उनकी ये अच्छी योजना थी हमारे बॉर्डर के गाँवों के लिए। और राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है अभी, और पंचायती राज पे उनका हमेशा रहता है, क्योंकि राजस्थान की 80% या 70% पब्लिक गाँव में रहती है, तो उनका पूरा ध्यान पंचायती राज चुनावों पर रहता ही है। तो नगरीय चुनाव और अभी पंचायती राज चुनाव दोनों अब जल्दी लॉटरी निकल जाएगी और जल्दी चुनाव भी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब नए युवाओं को भी आगे आना चाहिए और नई सरकार को भी जल्दी से जल्दी चुनावों को करवाना चाहिए, जिससे और लोगों को भी मौका मिले। हमने कार्यक्रम निकाला था द खटक आपके गांव। इस कार्यक्रम के तहत हम कई गांवों में गए थे पिछले 2 सालों में। तो उस दौरान एक समस्या, आपके गांव की मैं नहीं कह रही हूँ, अभी तो कई गांव में ऐसी लोगों ने बात कही, या फिर वो आप कह लीजिए कि उनके अपोजिशन के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो सरपंच के चहेते होते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास भी मिल जाता है, उनके टाके भी बन जाते हैं, पर हम लोग का तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कोई भी सरपंच हो, उनको जो प्रधानमंत्री आवास है या किसी के घर के आगे सड़क है, इस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। वहाँ जो भी गांव के लोग हैं, गरीब लोग, वो अपने परिवार के सदस्य है। तो मेरा तो हमेशा ये ध्येय रहा कि उस आमजन, उस हर गरीब व्यक्ति को लाभ मिले। जो भी सरकार योजना है, जो गरीब व्यक्ति है उसके घर पे पक्की छत होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लगभग 400 से 450 प्रधानमंत्री आवास हमारे गाँव में हमने निर्माण करवाया। तो मुझे लगता है आप जिस उस कुर्सी पर बैठ जाते हो तो फिर आपको पक्ष विपक्ष की नहीं देखनी चाहिए, पूरा गाँव अपना है और कोई भी आदमी आए अपने वहाँ तो उसका काम होना चाहिए। और आने वाले जो फ्यूचर में जो भी सरपंच आए उनसे भी मेरा ये निवेदन रहेगा, क्या वोट दिया कि नहीं दिया, अब वो पूरा गांव अपना है, उसको साथ कैसे ले चलें उस पर अपने को ध्यान देना चाहिए और ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, मेरी ये सोच है। महिला शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या राय? महिला सुरक्षा, हमारा ये जो इलाका है ये एक संस्कारवान इलाका है। यहाँ इस तरीके से महिलाओं के प्रति लोगों का बहुत मान सम्मान और आदर है। और स्वास्थ्य के प्रति हमारे को बाड़मेर हॉस्पिटल में ही जैसे यहाँ आना पड़ता है गांव के लोगों को, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जिला अस्पताल अभी चौटन में भी स्वीकृत हुआ, वहाँ भी आदरणीय रूप सिंह जी चौटन साहब ने, भामाशाह है जो वहाँ, उन्होंने लगभग 20 करोड़ की ज़मीन, वहाँ के वो सरपंच भी रहे, उन्होंने डोनेट किया। तो अपने आप में बड़ी एक बात है, इतनी बड़ी उन्होंने 32 बीघा ज़मीन उन्होंने वहाँ डोनेट की। तो इस तरीके से और भी इलाके हैं वहाँ जिला अस्पताल या जिला उप अस्पताल बनना चाहिए, जिससे आमजन गरीबों को 100 150 किलोमीटर है, यहाँ से बाड़मेर से सुंदरा 160 किलोमीटर है, तो बीच में गड्ढा रोड CHC बनी हुई है। तो मुझे लगता है उसको बड़ी बनानी चाहिए। इधर शिव है, जहाँ भी यहाँ जो बड़े बड़े जो कस्बे हैं वहाँ वो बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने चाहिए, जिससे आम लोगों को, गरीबों को फायदा होगा उससे। बिल्कुल। और भामाशाहों की भागीदारी को कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उनका रोल रहता है। जैसे हमारे यहाँ बाड़मेर में ऐसे खूब सारे भामाशाह हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र या फिर चिकित्सा के क्षेत्र या फिर और कई ऐसे कोविड के समय हमारे जैसे बाड़मेर में भामाशाह नवल किशोर जी गोदारा है, जोगेंद्र सिंह जी चौहान है, या समुंदर सिंह जी नौसर है, या पृथ्वीराज सिंह जी कोड़ू, ऐसे कई सारे भामाशाह हैं जिन्होंने अपना बाड़मेर जैसलमेर में उन्होंने शिक्षा के लिए खूब सारा काम किया। उन्होंने हॉस्पिटलों में भी खूब सारा दान किया और भी लोगों को इसमें आना चाहिए आगे, जिससे एक और भी जो युवा लोग हैं उनमें भी एक जागरूकता, जितना भी दान कोई बड़ा नहीं हो तो आप जितनी किसी की भी हेल्प कर सकते हैं वो करना चाहिए। शिक्षा को लेकर आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ग्रामीण जो क्षेत्र है, बॉर्डर वाले क्षेत्र है, वहाँ पर भी क्या कॉलेजेस का निर्माण हो सकता है? क्या आपको लगता है? हाँ, कॉलेज का निर्माण होना चाहिए और कुछ कॉलेज यहाँ खोली भी है, लेकिन वो सुचारू रूप से उसका जो एक मैनेजमेंट है वो नहीं हो रहा है। और बच्चों के लिए देखो सर, ऐसे ही है मैम के बच्चों की जो पढ़ाई है, पहले तो उनका क्या, माता पिता और गार्जियन उनको एजुकेशन पे ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि हर जगह अध्यापक है लेकिन माँ बाप बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि माता पिता का और भाई जो उनका परिवार का बहुत बड़ा रोल रहता है, उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। खाली आप स्कूल के भरोसे या फिर उस पर नहीं रहना चाहिए, उसमें माँ बाप का ध्यान देना, उनके प्रति अवेयरनेस रखना बहुत आवश्यक है। हिंदू सिंह तामलूर जी की क्या तैयारी? अगले 5 साल के लिए फिर से कार्यभार संभालने की कोशिश करेंगे? क्या चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अब इस क्षेत्र में है तो अब चुनाव, कोई न कोई चुनाव तो लड़ेंगे ही। बड़े सरपंच चुनाव लड़े या फिर डेलीगेट का लड़े या फिर जिला परिषद का चुनाव लड़े, अगर पार्टी ने हमारे पे भरोसा जताया और कोई टिकट अगर उन्होंने मुझे दी तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। बड़ा चुनाव के लिए उन्होंने कहा तो बड़ा चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो छोटा चुनाव तो लड़ना ही है। तामलूर के लिए तो आप हमेशा खड़े ही हैं। हाँ हाँ।
अब लॉटरी प्रणाली होगी, सीट किसकी आती है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करते हैं कि हाँ क्या होता है। देखिए कुछ अब बारी ऐसी है सरपंचों की कि कुछ बातें भाग्य पर भी डिपेंड हाँ, करती भाग्य है। पे भी है। अब ये भी समझना चाहूंगी, अगर किस्मत आपका साथ देती है, भाग्य आपके साथ रहता है और ऐसा मौका मिलता है कि आप चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ते वक्त आप तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वोट जब वो कास्ट करें, चाहे आप लड़े ना लड़े, तो किन बातों का प्रमुखतः ध्यान रखें, किन बिंदुओं का ध्यान रखें और वोटर्स को कहाँ सबसे ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत अब है? मैं 12 साल से सरपंच हूँ, तो मैंने मेरा जो 12 साल में जितना हो सकता है वो गांव में काम किया है। तो अब मैं उनको क्या बताऊँ, वो अगर समझदारी से, अगर उनको लगता है कि मैं उनके लिए ठीक हूँ या मैं सही हूँ, तो उनको मेरे पर भरोसा जताना चाहिए। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए, गांव के लिए सही नहीं है, तो मुझे वो उस मैदान से आउट कर देना चाहिए। ये आप कहना चाहेंगे, मतलब पूरा जो है फैसला वो जनता के हाथ में। जनता दरबार जो फैसला करेगी वो मंजूर होना चाहिए सबको। मैंने अच्छा काम किया तो मुझे मौका दे, नहीं तो उनको लगता है कि भाई इससे भी कोई बेस्ट काम कर सकता है या इससे अच्छा और कोई उम्मीदवार हो तो उसको चुने। देखिए कई बार कहा जाता है कि जब आपका कार्यकाल बहुत लंबा हो जाता है, चाहे आपने भले ही बहुत अच्छा काम किया, कहीं ना कहीं जनता में एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसको लेकर आपका क्या नहीं, व्यू है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी ये बात भी सही है, पर मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ इतनी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जनता का प्यार आपके हाँ साथ है। मेरे साथ है, तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है। कभी भी कोई भी प्रकार का काम, आधी रात को भी किसी ने मुझे याद किया तो मैं उसके लिए हाजिर रहा हूँ। मैंने उसके लिए, हमने हॉस्पिटल से लेकर किसी भी क्षेत्र में उन्होंने मुझे याद किया तो हमने पक्ष विपक्ष देखा नहीं कभी कि ये कौन है क्या है। हमने एक इंसानियत के नाते उस परिवार की, उस व्यक्ति की मदद की है। तो मुझे लगता है वो मुझे वापिस भरोसा जता सकते हैं, और उनको नहीं लगता है कि ये ठीक नहीं है तो मुझे वो हटा भी सकते हैं। पर कोई संदेश आप देना चाहें कि हाँ जब वोट कास्ट करें तो मेरे इन कामों को जरूर मन में ध्यान में रखें कि हाँ मैंने आपके लिए ये किया, ऐसा कोई बड़े काम या जो भी आप पॉइंट करें? हाँ, तो उनको ये देखना चाहिए कि हम पानी के क्षेत्र में इस व्यक्ति ने क्या काम किया है, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में इसने क्या काम किया है, वो तो गांव के सामने पड़ा है। तो वो मुझे लगता है कि वो काम देखकर अगर वोट करें तो मेरे सामने किसी को चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। तो लेकिन अब यूँ है कि गांव में अलग अलग की छोटी पॉलिटिक्सें होती है, कास्ट बेस पे भी चुनाव होते हैं, बिल्कुल। तो कई चीज़ें लोग देखते हैं और लोगों में वो ऐसा भी होता है कि ये लगातार कंटिन्यू रह गया, उस चीज़ों का भी काफ़ी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। मैन तो भाग्य का खेल है मैम, अभी तो कुछ अभी तो सब भाग्य का खेल है, उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे क्या होता है। तो वहीं अब आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर आपकी बार आप चुनाव लड़ पाते हैं तो किन पॉइंट्स पर आपका ध्यान रहेगा इस बार, किन प्रमुख मुद्दों पर आपका फोकस रहेगा कि हाँ अब गाँव की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए इन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे को कुछ ऐसे और काम जो हमारे गांव में हम नहीं करा पाए, मैं उन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। मैंने आपको बताया कि हमारे जीएसएस निर्माण हो जाए, जिससे वो हमारे जो रबी की फसलें, एक क्षेत्र में हमारे गांव में एक है वहाँ कुएँ भी है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जीएसएस होने से मैं लोगों को और ओबलाइज करूँगा आप भी कुएँ खोदें, जिससे आपकी जो इनकम सोर्स है वो कैसे बढ़ सकता है। हमने कई खेतों में डिगी निर्माण करवा रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में अब हम जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इस तरीके से कृषि क्षेत्र में कैसे बेस्ट काम कर सकते हैं। भले अगर खारा पानी भी निकले तो हम खजूर की खेती कैसे करें, या जो खारे पानी में जो फसलें होती हैं उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। मेरा ये इस पे अगली बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दूँगा। आम जनता के लिए कोई संदेश? आम जनता के लिए यही संदेश है, आपने बहुत मान सम्मान दिया, पूरे ज़िले ने मान सम्मान दिया, गांव वालों ने मान सम्मान दिया, छोटी उम्र में बहुत उन्होंने प्रेम दिया, प्यार दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उनका प्रेम इस तरीके से निरंतर बना रहे, और हमेशा जिला प्रशासन से लेकर छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे, उन्होंने भी हमारे गाँव और हमारे बाड़मेर ज़िले के क्षेत्र में बहुत उन्होंने अच्छा काम किया। तो उनकी भी मेहनत से बाड़मेर ज़िले का खूब सारा विकास हुआ, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे नेता लोग हैं जो एमएलएज थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और आने वाले चुनाव में मैं युवाओं से निवेदन रहेगा वो भी अपना भाग्य आजमाएं। बिल्कुल। और देखिए एक मेरे मन में एक सवाल था
देखिए आपका नाम जो है उसका जो सरनेम है वो आपके गांव का नाम है, आपके पंचायत क्षेत्र का नाम है तामलोर। अब वहीं दूसरा आपका नाम खुद का हिंदू सिंह, यानी कि हिंदुस्तान का नाम भी उसमें है, उसका जिक्र भी है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? बचपन से था या आपने बाद में इसको चेंज किया? नहीं, मेरा नाम बचपन से था, मेरा नाम हिंदू है। तो मैं कभी किसी की आगे बोलता हूँ कि आपका नाम क्या है, तो मैं बोलता हूँ हिंदू, तो कोई कह देता आप धर्म का नहीं पूछ रहे हैं। नहीं, मेरा नाम भी हिंदू ही है और मुझे अच्छा लगता है मेरा नाम। और मैं गाँव का नाम पीछे इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे गांव का नाम लोगों के बीच में जाए, लोगों को लगे कि तामलोर भी एक छोटा गांव है, वो यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए मैं पीछे मेरे गांव का नाम लगाता हूँ। मैं वैसे बाई कास्ट सोडा राजपूत हूँ, तो मैं गांव का नाम लगाता हूँ। और हिंदू नाम अपने आप में एक, आपने कहा देश का नाम भी हिंदुस्तान है, तो मुझे अपने आप में यूँ गर्व महसूस होता है कि मेरा नाम बहुत अच्छा नाम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास चर्चा के लिए। बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपनी बात रखी, गांव के विकास के मुद्दों को आपने बताया और ये बताया कि किस तरीके से वहां की जो आम जनता है वो लाभान्वित हो सकती है, किन किन बिंदुओं पर सरकार का, प्रशासन का ध्यान होना चाहिए, किन बिंदुओं पर बदलाव की आवश्यकता है, और तमाम बातों को लेकर आपने बहुत खूबसूरती से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खटक परिवार का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कई सालों से, अशोक जी भाई साहब और कि पूरी टीम ने मुझे बहुत प्रेम, मान सम्मान दिया। तो मैं इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा द खटक परिवार का मेरे प्रति और बाड़मेर के प्रति ऐसे ही प्रेम बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।